Welcome to Prep Classes. Today we'll be doing Perspective in Child Development Chapter 2 in two parts. So this is the first part. Let's begin. So this is the second chapter, Theories of Development of Perspective of Child Development. The theories of development में we'll study about 5 theories और उनके implications क्या हैं education में, उनकी importance क्या है, what was the outcome. So we will study everything in detail and in points. So let us begin. The first theory is Piaget's theory. अब Piaget's theory क्या था, how it was related to children, students, or how it is, what is the implication of Piaget's theory on education. We'll discuss about that. So let us begin. So Piaget theory में there were 4 levels which was known as cognitive development. Okay, there were 4 levels which you can see in this diagram. तो उसमें age variation भी था. There were certain age groups in each level. The first level is sensory motor, which is from birth to 2 years. Then comes pre-operational, which is 2 to 7 years. Then we have concrete operational, which is 7 to 12 years. And finally we have formal operational, which is 12 years onwards. Okay, 12 years and above. तो Piaget का जो theory है, it is all based on these cognitive development of these 4 levels. So we'll discuss about these 4 levels one by one. Now sensory motor, which is from birth to 2 years, you can see in the diagram, understand world through senses and action. Why is it called sensory motor? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं, when they are toddlers, when they are very young, very small, they use their sense organs and actions to इम्प्लाई समथिंग. जब वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें भूख लगती है, वो अपना हाथ माउथ के पास लेके जाते हैं और उनको इम्प्लाई करते हैं मम्मी को कि मुझे भूख लगी है. दे क्राई, दे गिव सम एक्शंस ताकि उनसे हमें पता चले कि उनको पेन हो रहा है, वो भूख में है, क्या है. तो दे यूज़ देयर सेंसेस एंड एक्शन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेंसरी मोटर लेवल. Then comes pre-operational level, which is from 2 to 7 years. Understands world through language and mental images. इस टाइम पे हल्का फुल्का बच्चों का जो इमेजिनरी है वो बढ़ने लगता है एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ पीपल अराउंड देम एंड इट इज़ फ्रॉम 2 to 7 years, विच इज़ प्री ऑपरेशनल. देन वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब एकदम हार्ड, मतलब एकदम अच्छी तरीके से उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होने लगता है. इट इज़ फ्रॉम 7 to 12 years, जहाँ पे अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज. मतलब वो कैटेगराइज कर पाते हैं कि अगर सर्टेन एनिमल के तुम छोटे छोटे उनको खिलौने दे दो तो कौन से एनिमल पेट हैं, कौन से डोमेस्टिक हैं, कौन से वाइल्ड हैं. तो वो सब जो कैटेगरीज होते हैं, दे अंडरस्टैंड द कैटेगरीज नॉट ओनली ऑफ एनिमल्स बट ऑफ डिफरेंट अदर थिंग्स एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग. Then comes formal operational, which is 12 years and above, understanding world through hypothetical thinking and scientific reasoning. तो अब वो रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, ये सब इस लेवल में हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पे वी वांट टू नो मोर. वी ऑलरेडी नो सो मेनी अदर थिंग्स बट वी वांट टू नो मोर. वी यूज़ सम थिंकिंग, सम रीजनिंग. हम लोग साइंटिफिक रीजनिंग यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए. दैट स्टेज इज नोन एज फॉर्मल ऑपरेशनल. सो ये 4 स्टेजेस. इफ़ अ क्वेश्चन कम्स अबाउट पीगेट्स थ्योरी, जितना आप फ्लो चार्ट में दिखाएंगे, एक तो आपको पेज फिल करने में ईजी होगा, प्लस इट इज़ वेरी आई कैचिंग. आप डायग्राम बना के, जैसे आपने ऐसे बॉक्सेस बना दिए जैसे इसमें दिख रहा है, बॉक्सेस बना के आपने उसको एक्सप्लेन किया. बॉक्सेस बनाने के बाद देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? बर्थ टू 2 years, जो मैंने आपको अभी बताया वही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है. रिफ्लेक्सेस, बर्थ टू 1 month में रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेसिक रिफ्लेक्सेस जैसे कि रूटिंग एंड सकिंग, डोमिनेटिंग बिहेवियर. मतलब वो सकिंग करते हैं, उनके कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स से मदर को पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए. प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, आपको इतना एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं. अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस टॉपिक को समझ जाओ एंड यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. देन कम्स 1 to 4 months, जिसमें इन्फेंट डिस्कवर करता है रिपीट प्लेजरेबल एक्शन सेंटर्ड अराउंड देयर ओन बॉडी. वो सीखने लगते हैं, अपने आसपास खुशी ढूंढते हैं, किसके साथ वो ज़्यादा एंगेज हो पाते हैं, अपने बॉडी के साथ खेलते हैं. देन कम सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, विच इज़ फ्रॉम 4 to 8 months. Actions become more intentional and focused on objects and people in the environment. Then we have coordination of secondary circular reaction, which is from 8 to 12 months. Infants combine learned schemas to achieve new outcome and
engage in more goal directed behavior. तो धीरे धीरे इसमें यही बताया गया है कि धीरे धीरे कैसे एक बच्चे का भी डेवलपमेंटल स्टेज होता है. अब फर्स्ट टाइम उसको पेन पकड़ाएंगे, ही विल बी सो हैप्पी, ही विल बी प्लेइंग विद द पेन ऑल अराउंड, एंड देन slowly in few months he'll understand कि this pen is used to write on a paper. देन ही विल स्टार्ट आस्किंग फॉर पेपर्स, वो पेपर मांगेगा, उसमें लिखना शुरू करेगा. लिखने के बाद ही विल अंडरस्टैंड आई कैन ड्रॉ. देन ही विल अंडरस्टैंड आई कैन फोल्ड द पेजेस एंड आई कैन मेक समथिंग न्यू. आई कैन क्रश द पेज एंड एन्जॉय. तो धीरे धीरे कैसे एक एक करके उनका डेवलपमेंट होता है मेंटल, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया. इसमें आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस. The understanding that objects continue to exist even when out of sight develops gradually during this stage. इस स्टेज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस. Piaget demonstrated object permanence through the A not B task, where infants search for a hidden object in its last known location even when they have seen it move to a new location. मतलब आप एक बच्चे को एक पेंसिल बॉक्स दिखाते हो और उसको पिलो के नीचे छुपा देते हो, फिर उसको उसी के सामने पिलो के नीचे से निकाल के आप टेबल के ड्रॉयर में छुपाते हो. एंड देन यू आस्क द किड वेयर इज़ द बॉक्स. उसको पता है उसके सामने वो बॉक्स पिलो के नीचे से निकल के ड्रॉयर के अंदर गया है, बट स्टिल सबसे पहले बच्चा जाके पिलो के नीचे ढूंढेगा. दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि उनके दिमाग में ये फीड हो जाता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ है उसको वहीं होना चाहिए, वो वहीं होता है. ओके, दिस स्टेज बर्थ टू 2 years इट इज़ लाइक दैट ओनली. So even if they know that the box is in the drawer, still they will go and search it under the pillow first and then they'll go to the table. Next है pre-operational stage, which comes from 2 to 7 years. During this stage, children can think about things symbolically, like using symbols to represent words, things, pictures, people and ideas. As a result of being able to think symbolically, they can also mimic behavior. ये एक वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं कि बच्चों को आप कुछ बोलो तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड. दे बिलीव इन मिमिकिंग. वो एग्जाम्पल देखते हैं सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, पापा कैसे बात करते हैं, मम्मा कैसे बात करती हैं, एंड दे ट्राई टू मिमिक द बिहेवियर. देन कम्स प्ले, प्रिटेंड और मेक बिलीव. प्रिटेंड प्ले क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर खेलना, घर घर खेलना, पापा मम्मी खेलना. तो वो जो एक प्रिटेंड करके हम लोग बच्चे खेलते हैं उसको बोलते हैं प्रिटेंड प्ले या फिर प्ले प्रिटेंड. इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में. इट्स अ गेम फॉर किड्स. देन कम्स ड्रॉ. ड्राइंग कैन स्टार्ट विद स्क्रिबलिंग. वो पेंसिल से बस स्क्रिबल करने लगते हैं. देन धीरे धीरे दिल गो टू मेकिंग सम स्मॉल इमेजेस एंड देन ड्राइंग्स. तो उस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है. देन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल इमेजनरी. मेंटल इमेजरी में क्या आता है कि वो योर चाइल्ड क्रिएट्स देयर ओन मेंटल इमेजेस एंड दे may ask you for the names of things so they can better understand what they are thinking about and visualize it. वो लोग जब ड्राइंग भी बनाते हैं वो कुछ अलग टाइप का बना देते हैं एनिमल एंड दे आस्क व्हाट इज़ दिस, यू हैव टू आंसर. और उस तरीके से वो उस इमेज को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं. देन कम्स डिस्क्राइब इवेंट्स वर्बली. एक्सप्लेनिंग और इमिटेटिंग एक्सपीरियंसेस विद वर्ड्स shows your child can think and learn, not just react to the surrounding. They may also engage in egocentric thinking, where they can't understand that others think differently from them or see things from another person's perspective. मतलब क्या हुआ कि इस एज में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सच है और वैसा ही सामने वाले को सोचना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई यू विल कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, यू विल कम अक्रॉस चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7, दोज हु फाइट अ लॉट. उनके बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे थिंक कि जो वो सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाले को सोचना चाहिए. दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सामने वाला कुछ और ही सोच रहा है. तो दे थिंक दैट पीपल एवरीवेयर हो इन द एंटायर वर्ल्ड पीपल थिंक एक जैसा, तो किसी का भी अलग थिंकिंग नहीं होना चाहिए. देन कम्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 7 to 11 years. Piaget's theories that at this stage children further develop and master abstract thought and become less egocentric. इसमें क्या होता है, बच्चे को अब समझ आता है कि सबका सोचने का तरीका, सबका एक चीज़ को विजुअलाइज करने का पर्सपेक्टिव सबका अलग हो सकता है. उससे पहले क्या था, दे विल थिंक दैट सबका थिंकिंग सेम होता है, बट यहाँ पे दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज सेंटर्स अराउंड 3 element ट्रस्टेड सोर्सेज. पहला है कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी. Conservation is the understanding that object can change in size, volume or appearance, but essentially remain the same.
Reversibility means that some things that have changed can return to their original state while others cannot. So they have this senses in this age. Then comes classification. They can classify things in different groups and subgroups, जैसे मैंने बताया था. Then seriation क्या होता है? Seriation is a child's ability to group objects based on height, weight or importance. It is an essential concept to master as children require this skill during maths and science education. तो उनके अंदर सेरेशन भी आ जाता है, सेरेशन की एबिलिटी, जिसमें वो हाइट, वेट और इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज कर पाते हैं. अब एग्जाम्पल है, knowing that water has the same properties even when it is in different vessel or has a different color. उनको पता है कि वाटर का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, उसमें हम रेड कलर भी मिक्स कर देंगे तो भी वो फ्लो करेगा. ठीक है, तो दे हैव दैट सेंसेस. Understanding that water can freeze and then melt again, but that other changes are permanent. Being able to organize crayons into groups based on their color, and being able to sort their toys in order based on their size and importance. Then comes formal operational stage, the last stage, which is 12 plus years. They then use these rules to understand how abstract concepts work and to solve problems. The children can analyze their environment and make deduction. They can create theories about what is possible and what might happen in future based on their existing knowledge. इस एज में उनको समझ आता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. जैसे एक छोटे बच्चे हैं, वो अगर उसके सामने आप कैंडल रख दो, उसको ही हैज़ नो नॉलेज कि उसको टच करना है या नहीं करना है. वो उसको टच करेगा, उसका हाथ जलेगा तो वो रोएगा. लेकिन इस एज में क्या होता है कि उनको इतना सेंस होता है, उनको डिडक्शन कैसे करना है, उनको कैसे समझना है कि उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस दैट इफ़ दे विल होल्ड द कैंडल इट माइट बर्न देम, तो वो उसको टच नहीं करेंगे. तो दिस इज़ हाउ द मेंटल स्टेट वर्क्स. दिस इज़ नोन एज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इट अलाउज समवन टू कंसिडर व्हाट इफ. A person with this skill can imagine multiple solutions and potential outcomes in a given situation. तो what if as in अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा. तो ये सब थिंकिंग जो है इस एज में बच्चों के आने लगते हैं. Then example, a child at a formal operational stage can think of numerous ways of solving a single problem. Then choose the best option based on how logical or successful it is likely to be. बहुत सारे options में से best options select करना, it becomes their priority. For example, if a child has to create a model of a solar system using materials they have at home, there are a number of ways they could use them. Thinking of several possibilities and then using one that is the most logical or effective shows they have hypothetical deductive reasoning skills. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना, बाकी सबको डिडक्ट करना. तो उनको अगर बोला जाएगा सोलर सिस्टम बनाना है तो दे विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर थिंग्स अराउंड एट होम. बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कटोरी से बना सकते हैं, बॉल से बना सकते हैं, है ना, क्ले से बना सकते हैं. लेकिन फिर उन तीनों में से विच विल बी द बेस्ट, उसमें से वो एक बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, पीगेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखो, इसको इस डायग्राम में भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं. जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में उस बच्चे के हाथ में ग्लास है, वाटर है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्या है इस स्टेज में. देन सेकेंड स्टेज जो है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ही हैज़ दिस नॉलेज दैट दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वाटर. देन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज द चाइल्ड नोज दैट नो मैटर इफ the water is in the small vessel or in the big vessel, whether it is in a wide vessel or in a cylindrical vessel, पानी का property will remain the same. Then comes formal operational stage, जिसमें बच्चे को इस चीज़ का आइडिया होता है. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा है कि एक ग्लास है, आधा एम्प्टी है, आधा फुल है. दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ किड्स, स्मॉल किड्स, बट दिस चाइल्ड नोज इट इज़ हाफ. Okay, half glass of water. It is not half empty or half full. It is half glass of water. Then important cognitive development concepts. क्या क्या concepts पीगेट ने कवर किया था cognitive development में. पहला था schemas. Schemas क्या होता है? Schema describes both the mental and physical action involved in understanding and knowing. Schemas are categories of knowledge that help us to interpret and understand the world.
स्कीमा क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं, अगर पीगेट थ्योरी आता है तो उसमें आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है। इसको भी आप चाहें तो एक टैबुलर फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं कि जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, देन उसको आप टेबल फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं कि स्कीमा है, यहाँ पे एसिमिलेशन है, एक्यूमुलेशन है, आगे और भी आएंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम करके दिखा सकते हो। उसमें क्या है, आई कैचिंग होता है बहुत ज़्यादा। जो चेकिंग कर रहे हैं आपके पेपर, उनको समझ आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जितने फ्लो चार्ट्स बना सकते हो उतने बनाइए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करिए। फिर स्कीमा क्या होता है, इन पीगेट्स व्यू अ स्कीमा इंक्लूड्स बोथ द कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज. For example, a child may have a schema about a type of animal such as dog. If the child's sole experience has been with a small dog, a child might believe that all dogs are small. तो इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सोचो एक बच्चे को आप पहली बार एक डॉग दिखाओगे एंड दैट डॉग इज़ वेरी स्मॉल एंड फरी विथ 4 legs and 2 eyes. वी नो हाउ डॉग लुक्स. तो उसके दिमाग में एक फ़ोटो चिपक जाता है कि दिस इज़ अ डॉग एंड एवरी डॉग आर स्मॉल, एवरी डॉग इज स्मॉल, एवरी डॉग हैज़ 4 legs एंड दे आर फरी. नेक्स्ट डे आप उसको एक डॉग दिखाओगे, सोचो डोबरमैन दिखाया या फिर कोई और डॉग दिखाया, तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि कल तो मैंने देखा था कि डॉग तो छोटे होते हैं, फरी होते हैं, 4 legs 2 eyes, बट दिस डॉग सो टॉल, नो फर एट ऑल, 4 legs और 2 eyes हैं लेकिन बाकी सब अलग है. तो फिर उसका स्कीमा चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है कि हाँ डॉग्स ऐसे हैं और डॉग्स ऐसे भी हो सकते हैं. थर्ड डे आपने उसको कैट दिखाया तो वो सोचेगा कि डॉग तो ऐसे होते हैं, ये अलग क्यों है. देन उसका स्कीमा फिर मोटिवेट होगा, फिर मॉडिफाई होगा, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मॉडिफाई होगा कि अच्छा इनको डॉग बोलते हैं और ये दूसरा एनिमल है जिसको हम कैट बोलते हैं. तो दिस इज स्कीमास. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए न्यू इन्फॉर्मेशन. ये जो स्कीमा की मदद से अलग अलग बार अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करके हम जो नॉलेज डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. ठीक है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन ईजी लैंग्वेज. देन we'll move on to the next topic. Next is accommodation. Another part of adaptation is the ability to change existing schemas in light of new information. This process is accommodation. New schema may also be developed during this process. For example, how small children learn about different types of animals. A young child may have an existing schema for dogs. They know that dogs have 4 legs, so they might automatically believe that all animals with 4 legs are dogs. When the child later learns that cats also have 4 legs, they undergo a process of accommodation. During this process, their existing schema for dogs will change and they'll also develop a new schema for cat. तो जैसे मैंने बताया, एसिमिलेशन हो गया नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एकोमोडेशन हो गया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि 4 legs डॉग्स के भी हैं, 4 legs कैट्स के भी हैं एंड आगे जाके 4 legs बाकी एनिमल्स के भी हैं. देन कम्स इक्विलिब्रेशन. नाउ एज अ चिल्ड्रन progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, that is assimilation, and accommodation. Assimilation और accommodation में एक balance होना बहुत ज़रूरी है. Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation, which and this mechanism is known as equilibration. Using a mechanism, equilibration helps explain how children can move from one stage of thought to another. तो इक्विलिब्रियम ये जो होता है, इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक जाना हमारे लिए इट्स वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू अ वेरी स्मॉल चाइल्ड ही बिकम्स कन्फ्यूज्ड. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, परप्लेक्स्ड रहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कल तो मैंने डॉग देखा था, ऐसा था. दैट विल बी अ वेरी बिग इशू इन देयर ब्रेन कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और बैलेंस करना इज नोन एज इक्विलिब्रेशन. द नेक्स्ट थ्योरी इज Erickson's theory of psychosocial development. अब Erickson theory of psychosocial development, as you can see in the diagram, it has that जैसे जैसे एज बढ़ता है लोगों का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स थाट्स, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. तो जो इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो लेट अस स्टार्ट विद एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे देख सकते हो एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 1,
2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेजेस. हर 8 स्टेज का क्राइसिस अलग अलग होता है, उनका वांट अलग होता है, उनका नीड्स अलग होता है. तो इन्फेंसी, द फर्स्ट इज इन्फेंसी विच कम्स फ्रॉम 0 to 1 years. उसका होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. Children who are treated with consistent love and care and have their needs met by their parents, they should develop a capacity of trust. इस एज में they develop something which is known as trust versus mistrust. अगर उनके पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छे से रहते हैं, they develop a sense of trust. अगर वो देखेंगे कि पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, there's always some kind of problem going on, then it will lead to mistrust in the child. Then comes early childhood, autonomy versus shame and doubt. Children should be encouraged to exercise free will and try out new skill. Discouragement may lead to sustained self-doubt. तो इसमें क्या आता है कि उनको लगता है कि अगर उनको पॉजिटिविटी दिया जाए, उनको अगर फ्री विल दिया जाए कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तो उनमें एक ऑटोनमी, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा. लेकिन अगर उनको हमेशा डिस्करेज किया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये मत पकड़ो टूट जाएगा, वो मत पकड़ो गिर जाएगा, तो उनके अंदर शेम एंड डाउट, ये वाला सेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है. देन कम्स प्ले एज विच इज़ फ्रॉम 4 to 6 years. दैट इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. Children should be encouraged to be independent. If a child's independent initiatives and play activities are overly controlled, they may develop sustained guilt. उनको हमेशा ओवरली प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए या फिर ओवरली कंट्रोल्ड पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके अंदर गिल्ट का सेंस बढ़ जाता है. देन कम स्कूल एज विच इज़ फ्रॉम 7 to 12 years. दैट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी. अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री इज़ अ डिज़ायर टू बी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव. A school child should be encouraged in their creative and productive endeavors. If belittled for incompetence, a sense of inferiority may set in. मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या होता है? इंडस्ट्री में होता है कि एक बच्चे का हमेशा एक रहता है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो उस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए. अगर एनकरेज करा जाएगा तो उनके अंदर इंडस्ट्री, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ. लेकिन वहीं पे अगर उस बच्चे के क्रिएटिविटी को और इन्फीरियॉरिटी को बार बार लेकिन वहीं पे अगर उस बच्चे के प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा या फिर इनकम्पिटेंस किया जाएगा, तो उसके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. देन कम्स एडोलेसेंस विच इज़ फ्रॉम 13 to 18 years. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. Young people seek a sense of self and their place in the world. If they feel they lack a sense of belonging to any identity group, they may develop uncertainty about their identity that lasts into adulthood. इसमें क्या होता है कि जब 13 से 18 ईयर्स में बच्चे जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जैसा कौन है. अगर उनको लगता है कि ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उस बच्चे को लगता है कि लेकिन मैं तो बहुत स्लो लर्नर हूँ, तो उसको उस ग्रुप में मिक्स होने में बहुत प्रॉब्लम होगा, वो अपना आइडेंटिटी भूल जाएगा. तो उस चीज़ से उसके मेंटल स्टेट पे बहुत प्रेशर गिरता है और इस वजह से वो अपने आप को उसको बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है कि मेरा कोई फ्रेंड है या नहीं है. देखना, इस एज में बच्चों का वैसा थिंकिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है. इट्स नॉट दैट दे डू इट, बट इट हैपन्स. देन कम्स यंग एडल्टहुड, अर्ली 20s. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. Young adults commit their efforts to developing intimate relationship with significant others. If they are unsuccessful, they will develop a sense of isolation. So to be very frank, this is the age where we come across people, they have girlfriends, they have boyfriends, they have this intimacy. अगर intimacy नहीं होता है, अगर उनके बीच में अच्छे से relation नहीं develop हो पाता है, then they come in isolation. Then comes adulthood, which is from late 20s to late 50s. जिसमें आता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. देन कम्स एडल्टहुड विच इज़ फ्रॉम late 20s to late 50s, and the crisis here is generativity versus stagnation. Generative adults contribute to society and the raising of future generation through parenting. Self-absorbed adults stagnate and fail to contribute to flourishing of their societies.
तो जो एडल्ट्स अपने सोसाइटी के लिए सोचते हैं, उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा करना है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, या फिर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ करते हैं, उनके अंदर जेनरेटिविटी आती है। एंड दोज हु आर सेल्फ ऑब्जर्व्ड एडल्ट्स, जो अपने में ही रहते हैं, उनको ना तो सोशल लाइफ पसंद है, ना उन सब चीज़ों में पार्ट लेना पसंद है, दे कम इन अ स्टैग्नेशन, उनका डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है। Then comes old age, which is 60s onwards, which has ego identity versus despair. As people enter their twilight years, they reflect on their contribution to society. Those dissatisfied with their lives will develop a sense of despair as they face the looming end of their lives. ओल्ड एज में, इस एज में वो लोग, उनके दिमाग में हमेशा ये थिंकिंग चलता है कि मैंने अपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, मैंने अपने फैमिली के लिए क्या किया है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने अच्छा खासा कुछ किया है उनके लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है, देन दे हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग इनसाइड। और अगर उन्हें लगता है कि मैंने इतना एज हो गया है एंड आई एम अबाउट टू डाई एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर माई सोसाइटी एंड फैमिली, तब दे कम इन डिस्पेयर। एरिक्सन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इससे एजुकेशन पे और चाइल्ड डेवलपमेंट में इस थ्योरी से क्या इम्पैक्ट पड़ा। एरिक्सन्स psychosocial development theory has had a profound impact on field of education. His ideas continue to influence contemporary educational practices and serve as a foundation for ongoing research and innovation. अब impact on educational practices क्या है? In early childhood education, teachers create nurturing environment that foster trust and autonomy, aligning with Erickson's first two stages of development. तो इसमें बोला गया है कि टीचर को अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए ताकि बच्चे भी उन पर ट्रस्ट करें। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर फोकस ऑन बिल्डिंग चिल्ड्रन सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कम्पीटेंस। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उनको जो हमने स्टेजेस में पढ़ा पहले 3 स्टेज में, दैट शुड बी देयर इन दी एजुकेशनल practices. So here we come to the end of Perspective in Child Development Lesson 2 Part 1. We'll come with the next video very soon. Thank you for watching and following prep classes.